जरा कल्पना कीजिए कि कोई अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय किसी ऐसे काम में लगा रहा है जो उसके जिंदा रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? मतलब सांस लेना, खाना खाना या पानी पीना, ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनके बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रजनन की बात करते हैं, यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की, तो ये एक अत्यधिक ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। फिर भी कोई जीव बिना जनन किए अपना पूरा जीवन आराम से जी सकता है। सही बात है। तो प्रकृति ने इस प्रक्रिया को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जीव विज्ञान के इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे जीवों के जनन करने के तरीकों पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। और हमारा मिशन यही समझना है कि जीवन अपने आप को कैसे दोहराता है। तो आरएमएस विरोधाभास शुरू करी कि इतनी ऊर्जा क्यों खर्च करनी है? इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए ना हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। हम अक्सर इस प्रक्रिया को एक अकेले जीव के दृष्टिकोण से देखते हैं। अच्छा, मतलब एक व्यक्ति के नजरिए से। हाँ, लेकिन जीवन का असली खेल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक है। जनन किसी एक व्यक्ति या जीव के जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि पूरी प्रजाति के अस्तित्व को समय के साथ बनाए रखने के लिए है। तो अगर पृथ्वी पर मौजूद कोई जीव अपनी पूरी जिंदगी बेहद स्वस्थ तरीके से जीता है, लेकिन अपने जैसी कोई संतान नहीं छोड़ता, तो उसके मरने के साथ ही उसकी प्रजाति का वह विशिष्ट हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज हमारे आसपास जो इतनी विशाल जैविक विविधता है, वो केवल इसलिए है क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने अपनी जानकारी आगे बढ़ाई है। एक तरह से जनन असल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन का डेटा ट्रांसफर करने का एक साधन है। बिल्कुल सही कहा। और जीवन का ये डेटा ट्रांसफर हमें सीधे उस ब्लूप्रिंट की ओर ले जाता है जो हर जीवित कोशिका के अंदर होता है। हाँ, हमारे स्रोत उस मूल रसायन की बात करते हैं जिसे डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। सही। कोशिका के केंद्रक में मौजूद ये डीएनए ही वो मास्टर फाइल है जिसमें शरीर के डिजाइन और प्रोटीन बनाने की सारी जानकारी कोडिंग के रूप में सुरक्षित रहती है। तो जब कोई जीव जनन करता है तो सबसे पहला कदम इस डीएनए की एक कॉपी तैयार करना होता है ना? हाँ, और यही एक बहुत ही जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया काम करती है। जब एक कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो उसे केवल डीएनए की कॉपी ही नहीं बनानी होती। तो और क्या करना होता है? उसे उस नए डीएनए को काम करने के लिए एक पूरी नई कोशिकीय संरचना, मतलब एक नया हार्डवेयर भी तैयार करना पड़ता है। जब तक उस नए डीएनए के पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं होगी, वो जीवन को बनाए नहीं रख सकता। अरे वाह! तो मतलब कोशिका विभाजन केवल एक केंद्रक का बंटना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम का निर्माण है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो कल्पना करें कि एक बहुत पुरानी लाखों पन्नों की एक हस्तलिखित पांडुलिपि है। कोशिका को विभाजित होने से पहले उस पूरी विशाल किताब को हाथ से फिर से लिखना है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जब लाखों पन्ने हाथ से लिखे जाएंगे तो ये तय है कि कुछ न कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या मामूली त्रुटियां होंगी। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया 100% सटीक तो होती नहीं। और ये हस्तलिखित पांडुलिपि वाला रूपक यहाँ पूरी तरह से फिट बैठता है। जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें जो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें हम जीव विज्ञान की भाषा में भिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन। हाँ, अब अगर ये गलतियां बहुत बड़ी या उग्र हों तो वो नया डीएनए अपने सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ काम ही नहीं कर पाएगा और कोशिका नष्ट हो जाएगी। मतलब वो म्यूटेशन इतना खराब होगा कि जीव बचेगा ही नहीं। सही बात है। लेकिन जो बहुत सूक्ष्म और मामूली भिन्नताएं बच जाती हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होती रहती हैं। और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां प्रकृति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। जो त्रुटि एक नजर में गलती लग रही थी, वही असल में प्रजाति को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। बिल्कुल। हमारे स्रोत इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि शीतोष्ण जल में जीवाणुओं की एक बड़ी आबादी रहती है। ठंडे या सामान्य पानी में। हाँ, अब अचानक वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस पानी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ज्यादातर जीवाणु तो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, है ना? हाँ, लेकिन क्योंकि डीएनए कॉपी करते समय उन पांडुलिपियों में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी,
उस आबादी में कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जिनके डीएनए में एक नई भिन्नता आ चुकी होगी जो उन्हें अधिक गर्मी सहने की क्षमता देती है। अरे, तो केवल वे ही उस उबलते पानी में जीवित बचेंगे? बिल्कुल। फिर वे प्रजनन करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों में वो गर्मी सहने वाला गुण हावी हो जाएगा। इस तरह वो छोटी सी भिन्नता पूरे जीव जगत के विकास यानी इवोल्यूशन का आधार बन जाती है। ये बहुत स्पष्ट करता है कि क्यों वो अत्यधिक ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया इतनी जरूरी है। बिना भिन्नता के कोई भी प्रजाति बदलते पर्यावरण में एक झटके में खत्म हो सकती है। एकदम सही बात है। अब तक हमने डीएनए के स्तर पर बात की, लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर देखें, विशेष रूप से उन जीवों में जो बहुत सरल हैं, तो वे भौतिक रूप से इस बंटवारे को कैसे अंजाम देते हैं? जो जीव केवल एक कोशिका से बने हैं वे अलैंगिक जनन का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब इसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? हाँ, सबसे बुनियादी तरीका विखंडन या फिशन है, जहां एक कोशिका टूटकर 2 या अधिक हिस्सों में बंट जाती है। लेकिन इसमें भी जीव की शारीरिक संरचना के आधार पर बहुत गहराई है। जैसे अमीबा का उदाहरण लें। हाँ, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये एक पानी के बुलबुले की तरह है। इसलिए जब इसका केंद्रक 2 भागों में बंटता है तो कोशिका किसी भी तल से कहीं से भी टूटकर 2 नए अमीबा बन सकती है। इसे द्विखंडन कहते हैं। लेकिन कालाजार जैसी बीमारी पैदा करने वाला लेस्मानिया ऐसा नहीं कर सकता है ना? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार लेस्मानिया की संरचना थोड़ी अधिक जटिल होती है। इसके एक सिरे पर कोड़े जैसी एक स्पष्ट संरचना होती है जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। तो अगर ये अमीबा की तरह कहीं से भी कट जाएगा तो वो कोड़े जैसी संरचना दोनों हिस्सों को बराबर नहीं मिलेगी। हाँ, इसीलिए लेस्मानिया को एक निश्चित अनुदैर्ध्य तल से मतलब लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से ही 2 भागों में बंटना पड़ता है ताकि वो संरचना सही ढंग से विभाजित हो सके। और वहीं दूसरी ओर मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम एक पूरी तरह से अलग रणनीति अपनाता है। प्लाज्मोडियम की कहानी तो और भी रोचक है। उसे एक मेजबान के शरीर में, जैसे कि लाल रक्त कोशिका के अंदर, अपनी संख्या को इतनी तेजी से बढ़ाना होता है कि वो प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा दे सके। अच्छा, तो वो एक एक करके नहीं बढ़ता? नहीं, वो द्विखंडन के बजाय बहुखंडन या मल्टीपल फिशन करता है। एक ही कोशिका के अंदर केंद्रक कई बार विभाजित होता है और फिर कोशिका एक साथ फटकर अनगिनत नए परजीवियों को जन्म देती है। बाप रे, ये तो एक ही अवधारणा के 3 बिल्कुल अलग अलग उपयोग हो गए। इसके अलावा बहुकोशिकीय सरल जीवों में भी कुछ अनोखे तरीके देखे जाते हैं। हाँ, स्पायरोगायरा जैसे जीव खंडन या फ्रैगमेंटेशन करते हैं। वे बस छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। और फिर हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव भी तो हैं जिनमें पुनरुद्भवन मतलब रीजेनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है। बिल्कुल, अगर आप उन्हें कई टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा एक पूरा नया जीव बना लेता है। पर यह होता कैसे है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं? नहीं, इसके पीछे विशिष्ट कोशिकाओं का विज्ञान है। हाइड्रा या प्लेनेरिया के शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो स्टेम सेल की तरह काम करती हैं। जब शरीर कटता है तो ये कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और एक बड़ा समूह बना लेती हैं। फिर उस समूह की कोशिकाएं अपने आप को अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बदलना शुरू कर देती हैं। सही कहा, जिससे शरीर के वो हिस्से फिर से बन जाते हैं जो कट गए थे। वैसे हाइड्रा मुकुलन या बडिंग का भी उपयोग करता है। हाँ, जहां शरीर पर एक उभार निकलता है, बड़ा होता है और फिर अलग होकर नया हाइड्रा बन जाता है। पौधों में भी तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाँ, जहां जड़, तने या पत्ती से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारों से नई कलियां निकल आती हैं या गुलाब की कलम लगाने से नया पौधा बन जाता है। लेकिन एक सेकंड, अगर हम गहराई से सोचें। हाँ, बताइए। अगर हाइड्रा को बीच से काटने पर 2 हाइड्रा बन जाते हैं और गुलाब की टहनी से नया गुलाब उगाता है, तो जटिल जीवों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब अगर मेरी उंगली कट जाए तो उस उंगली से एक नया इंसान क्यों नहीं उगाता? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सीधा संबंध जीवों की जटिलता और ऊतकों के पदानुक्रम से है। जटिल बहुकोशिकीय जीव केवल कोशिकाओं का एक यादृच्छिक समूह या ढेर नहीं है। अच्छा? हमारे शरीर में कोशिकाएं मिलकर विशिष्ट ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर एक पूरी प्रणाली बनाते हैं। हर कोशिका का एक विशेष काम तय हो चुका होता है। तो एक कटी हुई उंगली में हड्डी, त्वचा और रक्त की कोशिकाएं तो हैं,
लेकिन उसमें हृदय या मस्तिष्क बनाने का ब्लूप्रिंट सक्रिय नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े आप। इतने जटिल और सुव्यवस्थित ढांचे में सिर्फ एक हिस्से को काटकर उससे पूरा जीव नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उच्च श्रेणी के जटिल जीवों को जनन के लिए एक पूरी तरह से अलग, समर्पित और जटिल प्रणाली विकसित करनी पड़ी। और यहीं से विकासवादी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्योंकि अलैंगिक जनन की एक बड़ी सीमा ये है कि इसमें आने वाली भिन्नताएं बहुत ही धीमी होती हैं। हाँ, एक ही जीव अपने डीएनए की कॉपी बना रहा है, तो बदलाव सिर्फ तभी होगा जब कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। और पर्यावरण जितनी तेजी से बदल रहा है, ये गति उस हिसाब से बहुत धीमी है। तो प्रकृति को भिन्नता की इस गति को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिए एक फास्ट ट्रैक की जरूरत थी। और यहीं से लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया में दो अलग-अलग जीवों का डीएनए आपस में मिलता है। मतलब दो अलग-अलग पांडुलिपियों को मिलाकर एक नई किताब तैयार की जाती है। बिल्कुल। इससे हर नई पीढ़ी में डीएनए का एक बिल्कुल नया और अनोखा संयोजन बनता है। लेकिन जब दो कोशिकाओं का डीएनए मिलेगा तो एक बहुत बड़ी गणितीय समस्या खड़ी हो जाती है। गणितीय समस्या? अच्छा, अगर दो जीवों का पूरा डीएनए मिल जाए तो नई संतान में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। हाँ, और फिर उसकी संतान में 4 गुनी हो जाएगी। कुछ ही पीढ़ियों में कोशिका के अंदर इतना डीएनए भर जाएगा कि पूरा कोशिकीय नियंत्रण ही चरमरा जाएगा। तो प्रकृति ने इसका क्या समाधान निकाला? इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन विकसित हुआ जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। जनन अंगों में बनने वाली विशेष जनन कोशिकाओं में, जिन्हें युग्मक या गैमीट्स कहते हैं, मूल कोशिका के मुकाबले गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा बिल्कुल आधी कर दी जाती है। तो जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का मिलन होता है तो वो आधा डीएनए मिलकर संतान में डीएनए की सामान्य मात्रा को फिर से बहाल कर देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार समाधान है। अब अगर हम इस लैंगिक जनन को पौधों की दुनिया में लागू करें तो स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है। जानवर तो चलकर अपना साथी ढूंढ सकते हैं, लेकिन पौधे तो अपनी जगह पर जमे होते हैं। हाँ, पौधों के लिए तो ये मुश्किल है। तो वे इस मैच मेकिंग को कैसे अंजाम देते हैं? पुष्पी पौधों में ये पूरा काम फूलों के जरिए होता है ना। फूल ही उनके प्रजनन अंग हैं। जी हाँ, पौधों ने इस समस्या का समाधान नर युग्मकों को हवा, पानी या कीड़ों के जरिए भेजने में ढूंढा है। फूल में नर अंग को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं, जो छोटे छोटे परागकण बनाता है। पॉलन ग्रेन्स। सही। मादा अंग स्त्री केसर या पिस्टल होता है, जिसके सबसे निचले सूजे हुए भाग को अंडाशय या ओवरी कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, जहां मादा युग्मक सुरक्षित रहते हैं। तो अब चुनौती परागकण को स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने की है, जिसे परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। और एक बार जब कोई कीड़ा या हवा उस परागकण को स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से पर छोड़ देती है, तो असली चमत्कार शुरू होता है। वो परागकण खुद चलकर नीचे नहीं जाता। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उस परागकण से एक नली विकसित होती है। ये नली वर्तिका से होते हुए सीधे अंडाशय के अंदर बीजांड तक एक सुरक्षित रास्ता बनाती है। बिल्कुल। और इसी नली के रास्ते नर युग्मक नीचे उतरता है और मादा युग्मक से जा मिलता है। इस मिलन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है वो तेजी से विभाजित होकर बीजांड के अंदर एक भ्रूण में बदल जाता है। हाँ, और प्रकृति उस बीजांड के चारों ओर एक कठोर आवरण बना देती है और वो एक बीज में बदल जाता है। उसी समय पूरा अंडाशय तेजी से वृद्धि करता है और पककर एक फल बन जाता है। तो बीज असल में पौधे का वो कैप्सूल है जिसके अंदर भविष्य का पौधा एक सुप्त अवस्था में सुरक्षित है, जो मिट्टी और पानी मिलने पर फिर से अंकुरित हो जाएगा। एकदम सही। पौधों में मादा युग्मक अपनी जगह स्थिर रहता है और उसमें भविष्य के भ्रूण के लिए भोजन का भंडार होता है, जबकि नर युग्मक छोटा होता है जिसे सफर करके जाना होता है। और यही विभाजन हमें मानव प्रजनन की ओर ले जाता है। पौधों में फूल उनके जनन की तत्परता को बाहरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन इंसानों में निषेचन शरीर के अंदर होने वाली एक गहरी और जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए शरीर को तैयार होना पड़ता है और उस तैयारी के चरण को हम यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। यौवनारंभ हमारे शरीर की अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तरह है ना? बिल्कुल। बचपन में शरीर के सारे संसाधन और ऊर्जा
केवल शारीरिक वृद्धि मतलब लंबाई और आकार बढ़ाने में लगे होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद वो सामान्य वृद्धि दर धीमी होने लगती है। और शरीर अब अपनी ऊर्जा को जनन ऊतकों को परिपक्व करने की ओर मोड़ देता है। हाँ, लड़कों और लड़कियों दोनों में हार्मोनल बदलावों के कारण कुछ समान परिवर्तन आते हैं, जैसे बगल और जननांग क्षेत्र में बालों का आना या त्वचा का तैलीय होना, जिससे अक्सर मुहासे आते हैं। लेकिन शरीर के अंदर के बदलाव पूरी तरह से अलग होते हैं। लड़कियों में स्तन का आकार बढ़ने लगता है और मासिक धर्म की शुरुआत होती है। और लड़कों की आवाज फटने लगती है, भारी हो जाती है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं। ये संकेत है कि नर और मादा जनन तंत्र अब सक्रिय हो रहे हैं। तो नर जनन तंत्र का मुख्य काम नर युग्मक यानी शुक्राणु बनाना और उन्हें मादा के शरीर तक पहुंचाना है। शुक्राणु का निर्माण वृषण यानी टेस्टीज में होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संरचनात्मक अनुकूलन है। वृषण शरीर की मुख्य उदर गुहा के अंदर नहीं होते, बल्कि बाहर एक थैली वृषण कोश में लटके होते हैं। इसका कोई खास भौतिक कारण है? हाँ, बिल्कुल। शुक्राणुओं के निर्माण और उनके जीवित रहने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2-3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश शरीर के बाहर रहकर एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अरे वाह, एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी छोड़ते हैं, जो लड़कों में यौवनारंभ के बदलावों को नियंत्रित करता है। जब शुक्राणु बन जाते हैं तो उन्हें एक लंबी यात्रा करनी होती है। हाँ, और इस यात्रा के रास्ते में प्रोस्ट्रेट और शुक्राशय जैसी ग्रंथियां अपना स्राव मिला देती हैं। ये स्राव केवल तरल पदार्थ नहीं है, इसमें फ्रुक्टोज जैसे पोषक तत्व होते हैं। मतलब शुक्राणुओं को तैरने के लिए एक तरल माध्यम चाहिए और उस गति के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, जो ये स्राव प्रदान करता है। एकदम सही। और दूसरी ओर मादा जनन तंत्र को केवल युग्मक नहीं बनाना है, उसे एक पूरे नए जीवन को 9 महीने तक अपने अंदर पालने की व्यवस्था भी करनी है। महिलाओं में 2 अंडाशय या ओवरीज होते हैं। हाँ, और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि एक लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशयों में हजारों अपरिपक्व अंड मौजूद होते हैं। यौवनारंभ के बाद उनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। तो हर महीने दोनों में से कोई एक अंडाशय एक परिपक्व अंड को एक नली में छोड़ता है, जिसे अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये अंडवाहिका ही वो जगह है जहां असल में शुक्राणु और अंड का मिलन यानी निषेचन होता है। और इस बीच एक दूसरा अंग गर्भाशय हर महीने एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा होता है। हम इसे एक वीआईपी रूम की तरह समझ सकते हैं। वीआईपी रूम? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। गर्भाशय को लगता है कि शायद इस महीने निषेचन होगा और एक भ्रूण आएगा, इसलिए वो अपनी अंदरूनी दीवार को ऊतकों और रक्तवाहिकाओं से बहुत मोटा, स्पंजी और गद्देदार बना लेता है, ताकि वह भ्रूण को सहारा दे सके। और अगर निषेचन हो जाता है तो वो युग्मनाज विभाजित होकर गर्भाशय की उसी स्पंजी दीवार में खुद को स्थापित कर लेता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, उस छोटे से भ्रूण को माँ के शरीर से पोषण कैसे मिलेगा? इसके लिए प्रकृति एक अत्यंत जटिल और अद्भुत संरचना का निर्माण करती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये तश्तरी के आकार का एक ऊतक है जो गर्भाशय की दीवार में धंसा होता है। मैंने पढ़ा है कि प्लेसेंटा का विज्ञान सच में हैरान करने वाला है। माँ और भ्रूण दोनों का रक्त प्रवाह प्लेसेंटा में आता है, लेकिन वे आपस में कभी सीधे तौर पर नहीं मिलते। हाँ, ये एक जैविक फिल्टर की तरह काम करता है। माँ के खून से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी पोषक तत्व प्लेसेंटा पार करके भ्रूण तक पहुँचते हैं। और भ्रूण के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो उसी प्लेसेंटा के जरिए माँ के खून में वापस आ जाती है, ताकि माँ का शरीर उसे बाहर निकाल सके। बिल्कुल। ये अलगाव इसलिए जरूरी है क्योंकि भ्रूण का ब्लड ग्रुप और इम्यून सिस्टम माँ से अलग हो सकता है। अगर खून सीधे मिल जाए तो माँ का शरीर भ्रूण को एक बाहरी खतरा मानकर उस पर हमला कर सकता है। तो प्लेसेंटा उस हमले को रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर उस फिलोपियन ट्यूब में कोई शुक्राणु अंड से नहीं मिलता? अगर उस वीआईपी रूम में कोई मेहमान नहीं आता? तब उस पूरी तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गर्भाशय ने जो खून और ऊतकों की मोटी परत तैयार की थी, वो अब बेकार है। इसलिए शरीर उस परत को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। और वो टूटी हुई परत रक्त और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाती है। हाँ,
इस चक्र को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। यह हर महीने होता है और शरीर की सफाई और अगली साइकिल की तैयारी का हिस्सा है। ये पूरी जीव विज्ञान की व्यवस्था हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आती है, जिसे प्रजनन स्वास्थ्य कहा जाता है। शारीरिक रूप से परिपक्व होने का मतलब ये कतई नहीं है कि एक व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक रूप से जनन के परिणामों को संभालने के लिए तैयार है। क्योंकि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच गहरा शारीरिक संपर्क होता है, ये स्वास्थ्य के लिए कई जोखिम भी लाता है। हमारे स्रोत यौन संचारित रोगों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। STDs, इनमें जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे गोनोरिया और सिफिलिस शामिल हैं, और वायरस से होने वाले अधिक गंभीर रोग जैसे मस्सा और HIV एड्स। विज्ञान हमें बताता है कि कंडोम जैसे यांत्रिक अवरोधों का उपयोग इन संक्रमणों को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से काफी हद तक रोक सकता है। और केवल बीमारियों से बचाव ही नहीं, बल्कि गर्भधारण को रोकने के लिए भी विज्ञान कई उपाय प्रदान करता है। गर्भ निरोधक के मुख्य तरीके क्या हैं? 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, यांत्रिक अवरोध, जैसे कॉन्डम, जो शुक्राणुओं को अंड तक पहुंचने ही नहीं देता। दूसरा तरीका हार्मोनल है, जैसे गर्भनिरोधक गोलियां। ये गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदल देती हैं ना? हाँ, इस तरह की अंडाशय से अंड बाहर ही नहीं आता। हालांकि शरीर के प्राकृतिक रसायन के साथ छेड़छाड़ करने के कारण इनके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तीसरा तरीका IUD है, जैसे कॉपर टी। इसे सीधे गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। ये गर्भाशय के वातावरण को ऐसा बना देता है कि अगर निषेचन हो भी जाए तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित नहीं हो पाता। और चौथा तरीका शल्यक्रिया या सर्जरी का है। पुरुषों में शुक्राणुओं के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए नसबंदी की जाती है, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। और महिलाओं में अंडवाहिका को बांध दिया जाता है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ताकि अंड गर्भाशय तक पहुंच ही ना सके। हाँ, ये स्थायी तरीके हैं। वैसे हमारे स्रोत इन जैविक और चिकित्सीय तथ्यों के साथ साथ कुछ गंभीर सामाजिक आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान तकनीक देता है, लेकिन समाज उसका उपयोग कैसे करता है, ये अलग बात है। सही कहा। जैसे अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग अजन्मे बच्चे का लिंग जानने और मादा भ्रूण हत्या के लिए किया जाना। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसके कारण समाज में बाल लिंग अनुपात तेजी से बिगड़ रहा है। इसके साथ ही जनसंख्या का आकार भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर स्रोत रोशनी डालते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर किसी भी आबादी का आकार तय करते हैं। और बढ़ती जनसंख्या लोगों के जीवन स्तर को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि सामाजिक असमानता भी जीवन स्तर के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, जीव विज्ञान हमें संतान पैदा करने की क्षमता देता है, लेकिन एक समाज के रूप में हमें इसके परिणामों का प्रबंधन करना होता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे जीवन एक एकल कोशिका से लेकर पौधों के फूलों और मानव शरीर की जटिल प्रणालियों तक खुद को दोहराने के लिए काम कर रहा है। DNA की उस स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर प्लेसेंटा के जैविक फिल्टर तक, हर चीज प्रजाति के अस्तित्व को बचाने की एक भव्य योजना का हिस्सा है। और इसी बात से आज का एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न जन्म लेता है। हमने समझा कि पीढ़ियों में धीरे धीरे आने वाली भिन्नता ही जीवों को बदलते पर्यावरण में जिंदा रखती है। जी हाँ। लेकिन आज हमारी पृथ्वी की जलवायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतनी तेजी से बदल रही है, जितनी प्रकृति ने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो उन प्रजातियों का भविष्य क्या होगा जो मुख्य रूप से अलैंगिक जनन पर निर्भर है? बिल्कुल, जहां भिन्नता बहुत धीमी होती है, अगर उनका पर्यावरण उनके म्यूटेशन की गति से कहीं अधिक तेजी से बदल गया, तो क्या प्रकृति का यह करोड़ों साल पुराना बैकअप प्लान उन्हें बचा पाएगा? या हम एक बहुत बड़े पारिस्थितिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? ये सभी श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। खोजते रहें और सीखते रहें।